नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बड़ी खबर से आगे बढ़ते हैं। बंगाल में नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। छठवें राउंड तक 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं शुभेंदु। बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से पीछे है ममता बनर्जी। केरल के CM P विजयन आगे चल रहे हैं पलक्कड़ से। बीजेपी के प्रत्याशी मेट्रोमैन श्रीधरन आगे चल रहे हैं। तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। अब तक के रुझान में ममता बनर्जी पीछे हैं। तो छठवें राउंड तक की हम बात कर रहे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो केरल के CM P विजयन भी आगे चल रहे हैं। पलक्कड़ से बीजेपी के प्रत्याशी मेट्रोमैन श्रीधरन आगे हैं। और तमिलनाडु में DMK के स्टालिन आगे चल रहे हैं। और MNM प्रत्याशी कमल हासन भी कोलाधुर सीट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े नाम हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जो कि अब आगे चल रहे हैं। लेकिन नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं छठवें राउंड की गिनती तक। तो 5 राज्यों के जनादेश आज आ रहे हैं। जनता ने किस पर विश्वास किया, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया, किसकी नाराजगी किस पार्टी को भारी पड़ रही है, ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं इस बार कि राज्य की जनता किस पार्टी के साथ आगे विकास के लिए बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल और असम, क्योंकि यहां पर देश के दिग्गज और बड़े नेताओं ने चुनावी सभाएं की, प्रचार किए, घोषणा पत्र में तमाम उन वादों को शामिल किया जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता प्रभावित हो। इसके बावजूद अगर असम में बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है रुझानों में। असम में बीजेपी के बाद 84 सीटें से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, जिसके शुरुआती रुझान भी शुरू हो चुके हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बंगाल में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने IBC 24 से खास बातचीत में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत का दावा किया है। नीलम दुर्वे ने बात की है, देखते हैं क्या कुछ खास। 5 राज्यों में आज चुनावी नतीजे घोषित होने वाले हैं, जिसके शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी है, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ आगे का रहेगा। सर, 5 राज्यों के शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। कांटे की टक्कर कई प्रदेशों में देखने को मिल रही है। बीजेपी का झंडा कितना गड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, आसाम में और पांडुचेरी में सरकार बनाने जा रही है। ये दोनों प्रदेश पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल हम नए जीतेंगे और असम में हम रिपीट हो रहे हैं। असम का रिपीटेशन ये बताता है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी जो सेवा करती है उस पर विश्वास है। सर, पश्चिम बंगाल में आप गए हैं, वहां काफी चुनावी प्रचार रैलियां आप लोगों की रही है, काफी कुछ मेहनत बीजेपी की ओर से रही है। वहीं पर TMC की ओर से भी काफी कड़ी टक्कर जो है इस वक्त मिल रही शुरुआती रुझान में, जैसा हम देख रहे हैं। आखिरी दौर तक क्या कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ अनुमान? नंदीग्राम से आप समझ जाओ कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। जो TMC ममता बनर्जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी, वहीं ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। तो इसलिए आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, 1 घंटे में सीनेरियो क्लियर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना लेगी। सर, मध्य प्रदेश की दमोह उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी आज परिणाम आने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने काफी प्रचार किया था, उस सीट को लेकर काफी जोर आजमाइश की गई थी। क्या कुछ समझ में आता है दमोह उपचुनाव को लेकर? नीचे गया नहीं था, दमोह चुनाव में मैं गया नहीं था, इसलिए जैसे मैं बंगाल में रहा तो दावे से कह रहा हूं कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसे वहां कह नहीं पाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दाव है कि 5 प्रदेशों में से 3 प्रदेशों पर बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी। वहीं दमोह उपचुनाव में भी हो सकता है कि बीजेपी ही आगे रहे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ नीलम दुर्वे, IBC 24 भोपाल। तो बड़े मुद्दे गूंजे। TMC को किस तरीके से बीजेपी ने प्रेस्क्राइब किया, क्या परिभाषा दी, खेला को लेकर जो शब्द प्रचलित हुआ उसको लेकर भी चुनावी रैलियों में बड़ा उग्र तेवर यहां पर देखने को मिला।
तो पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार काफी रोमांचक रहा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से सक्रियता इस बार दिखाई, अपने लिए जमीन तलाशने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की, उसमें कुछ हद तक कह सकते हैं कि वो सफल भी रही, क्योंकि अभी भी 83 सीट पे रुझान में आगे है। लेकिन टीएमसी की बात करें तो ये आंकड़ा 200 से पार जा चुका है रुझान का, और इतना अंतर होता नहीं है रुझान और नतीजों के बीच, इतना बड़ा अंतर नहीं होता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि दीदी 2 मई को गई, यानी कि अभी भी उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी यहां बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन अभी आंकड़े जो हैं रुझान है, इसलिए अभी हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। असम की बात करें तो असम में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो पुडुचेरी की बात करते हैं, पुडुचेरी में भी बीजेपी के पास 9 सीटों में आगे चल रही है रुझान में। तो पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अभी अपने सीट में 6वें राउंड में पीछे चल रही हैं। हालांकि टीएमसी 196 पर आगे चल रही है, बीजेपी 93 सीट पर, लेकिन रुझान बदलते जा रहे हैं। अगर ऊपर आप टैली देखें तो 206 पहुंच चुका है टीएमसी का रुझान, और बीजेपी 83 तक पहुंच चुकी है। तो ये बंगाल का खेला है चुनाव का। अब देखते हैं कि इस खेल में जीत किसकी होती है, कौन बहुमत से सत्ता पर काबिज होता है, और क्या रुझान नतीजों में तब्दील होने में बहुत ज्यादा बड़ा उलटफेर होगा। वैसे संभावना कम होती है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आगे चलते हैं उसमें बहुत ज्यादा 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन जब तक नतीजे ना आए, पार्टी को पूरा हक है कि वो अपनी जीत का दावा जरूर कर सकती है। तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि 6वें राउंड हो चुके हैं और 7000 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। केरल के सीएम पीरिजन भी आगे चल रहे हैं। पलक्कड़ से बीजेपी के प्रत्याशी मेट्रोमैन के नाम से जाने वाले श्रीधरन अब आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके के स्टालिन आगे चल रहे हैं। तो एमएनएम प्रत्याशी कमल हसन कोलाधुर सीट से आगे चल रहे हैं। तो 5 राज्यों का जनादेश, जनता ने किसे 5 साल के लिए मौका दिया है, वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। तो तमाम पार्टियों ने अपनी रणनीति के साथ जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की, जनता के साथ वादे किए, घोषणा पत्र के रूप में हर उन बातों को शामिल किया जिससे जनता का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने जो घोषणा पत्र की थी उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात को शामिल किया था। विधवा पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की बात कही थी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग पश्चिम बंगाल में इनका होता है। और किसान क्रेडिट कार्ड को अपडेट करके रुपए कार्ड दिए जाने की बात शामिल की गई। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, ये वादा किया गया। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि रोजगार की कमी और सुविधा कम है, इस बात को भी शामिल किया गया। सभी महिलाओं को पीजी तक की, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त में कराई जाएगी। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, 206 पे टीएमसी आगे चल रही है रुझान में और 83 पर बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी के लिए ये बड़ा आंकड़ा है, लेकिन टीएमसी की पकड़ को भी नकारा नहीं जा सकता। नहीं, निश्चित रूप से टीएमसी ने यह जीत चुराई हुई जीत है, कहीं न कहीं गुंडागर्दी की जीत है और ध्रुवीकरण की जीत है। कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के मतदाताओं ने टीएमसी की मदद की। कहीं न कहीं राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में नहीं गए और वामपंथी भी भाजपा को हराना है, इसलिए अपने मतदाताओं को पूरी तरह से टीएमसी के साथ शिफ्ट किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आतंक के माहौल में चुनाव लड़ा। वहां का लोकल प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार वहां हत्याएं हो रही थी, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी। और उस हिंसा के दौर में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार मुकाबला किया है और 3 सीट से बढ़कर हम 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी छलांग लगाई है बंगाल में।
विवेक जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक जी, सुंदरानी जी की बातों का जवाब आप दें, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूं। बार ये कह देना कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगाई और वहाँ पे गुंडा राज था, वहाँ हत्या की जा रही थी। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए क्या कोई विकास का मुद्दा है? क्या आप ये बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या चीज थी जो आप आज तक नहीं हुई, आपकी सरकार बनने के बाद में होने लगेगी? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे जाके कहते हैं कि मैं हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दूंगा अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है। हमारा प्रश्न यह है कि क्या गुजरात में हर परिवार में सरकारी नौकरी है जहां आपकी सरकार है, या उन राज्यों में हर एक परिवार में सरकारी नौकरी है जहां पे लंबे समय से आपकी सरकार है? इन प्रश्नों का जवाब हमें कभी नहीं मिलता है, ना ही ये जनता को मिलता है। आज देश की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि कब तक हम चुनाव में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या नफरत के आधार पे चुनाव लड़ते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। आज परिणाम जो भी हो, पर ये देश को किस दिशा में लेके जा रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हर एक मतदाता से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालते हैं तो अपने प्रत्याशी को देखिए, ना कि ये देखिए कहाँ से कौन आया है। इनके पूरे केंद्रीय मंत्री तो पश्चिम बंगाल में थे, इनके अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में थे, लंबे समय तक वहां पे इनने भाजपा के पक्ष में चुनाव का प्रचार किया, और ये आज परिणाम देखकर ये कह रहे हैं कि वहां पे गुंडागर्दी हुई, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक नहीं जाने दिया गया। तो निश्चित ये भारत की छवि खराब करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आपको विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के आधार पे। और राजनीतिक दल आपके दुश्मन नहीं है, स्वस्थ मानसिकता के साथ में प्रतिस्पर्धा की जाए तो मैं समझता हूँ ठीक होना चाहिए। आज जो भी परिणाम होंगे, जिन राज्यों में आप जीत जाएंगे वहां पे कैसे जीत गए, पश्चिम बंगाल में आप हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं, इन पर समीक्षा होनी चाहिए। आपका जिस तरीके से एक अहंकार हो गया था कि आप अन्य राजनीतिक दलों को खत्म कर देंगे, एक तरफ पूरे देश भर में सिर्फ भाजपा रहेगी, तो ये घमंड चूर चूर हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल में आज जो भी परिणाम और रुझान दिख रहे हैं, निश्चित ही ये वहां के कार्यकर्ताओं की नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की हार है। ये नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे हैं, वहां की जागरूक जनता ने उनको पीछे कर दिया है कि आपकी जहर की राजनीति, बांटने वाली राजनीति पश्चिम बंगाल में तो नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल का एक समृद्ध इतिहास रहा है, वहां पे वैज्ञानिक रहे, कवि रहे, कई ऐसे महान व्यक्ति रहे देश के जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। वहां का एक समृद्ध इतिहास रहा है, वहां पे मिलजुल के लोग रहना चाहते हैं। और जिस तरीके से भाजपा वहां जाके जहर घोलने का काम कर रही थी, इनके नेता वहां पे प्रचार से जाते थे और कहते थे यहाँ पे गुंडागर्दी है, यहाँ पे हत्या हो रही है, यहाँ पे लूट हो रही है, तो वहां पे क्या पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है? इसका जवाब भी नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। सुंदरानी जी, एक जो बात बार बार बीजेपी पर उठती है कि धर्म और जाति के आधार पर वो वोट लेती है, धर्म और जाति के आधार पर जनता को बांटती है और इसका फायदा वो अपने चुनाव में वोट के तौर पर लेती है। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, धर्म और जाति की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती, विकास के मुद्दे पे अगर भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता तो आसाम में हम फिर से रिपीट नहीं होते। पौंडीचेरी में कांग्रेस की सरकार रही है 5 साल तक, और आज पौंडीचेरी में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु की स्थिति देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, बहुत अच्छी स्थिति में तमिलनाडु में आज हम खड़े हैं। वहीं हम अगर बंगाल की बात करते तो हमारे पास 3 सीट थी, हमें खोने के लिए कुछ नहीं था। आज अगर हम 100 के आसपास पहुंच रहे तो कहीं न कहीं एक बड़ी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है वहां पे। और आज राष्ट्रव्यापी स्वरूप अगर किसी दल का दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। पौंडीचेरी का चुनाव, असम का चुनाव, बंगाल का चुनाव, अगर परिणामों को पूरी तरह से समीक्षा की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के रूप में बंगाल में उभरी है, और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मात्र 1 सीट पर वामपंथी कांग्रेस गठबंधन 1 सीट पे है, और कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के सारे वोट टीएमसी में शिफ्ट हुए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो सफाया पूरे देश में दिख रहा है। बोले विवेक जी, बीजेपी के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ी है, जनादेश बढ़ा है, ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई चुनाव के परिणाम आते हैं, कोई भी राजनीतिक दल उसमें घमंड के रूप में ना लेके उनकी जीत है। ये मतदाताओं का चुनाव है, मतदाता लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा स्तंभ है, ये आपको मानना पड़ेगा। भाजपा ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि उनके कार्यकर्ताओं की जीत है। अगर 1-2 राज्य में आप जीत भी जाते हैं तो आप देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आज आप
एक बहुत मजबूत सरकार केंद्र में चला रहे हैं, परंतु एक आम जनता तक राहत पहुंचाने का काम आप क्यों नहीं कर पा रहे? आज आप इन मुद्दों पे क्यों नहीं चुनाव में जाते हैं कि आपका नोटबंदी सफल रहा था? आप किसानों को लेके एक जो आंदोलन पूरा चरणबद्ध पूरे देश भर में उठ के खड़ा हुआ है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरोजगारी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बेरोजगारी पश्चिम बंगाल में बढ़ गई। क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में बढ़ी है? मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ी है? गुजरात में नहीं बढ़ी है? जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? वहां पे बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपने क्या किया था? आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार पूरे देश भर में युवाओं को देंगे। वो रोजगार कहाँ है? वो बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? तो इन सब मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। देखिए, चुनाव आप अगर किसी 1-2 राज्यों में जीत भी जाते हैं तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह चुनाव का जीतने का सबसे बड़ा कारण पैसे का बहुत बड़ी संख्या में दुरुपयोग होना है। जिस तरीके से आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं दबाव डाल के, निश्चित ही जीत वो है। आपके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है और वहां पे जाकर वो जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आप, वो सफलता है आपकी। चुनाव जीतना आपकी सफलता नहीं है। अगर 1-2 राज्यों में आप जीत जाते हैं तो वो आपकी जीत नहीं है, वो आपने गुमराह करके लोगों को जीत हासिल की है। तो ये जीत बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। आज आप कोरोना महामारी से 1 साल बाद भी लड़ने में विफल साबित हुए, इस पे जवाब देने की आवश्यकता है। आज पूरे देश भर में एक हाहाकार की स्थिति है। इस स्थिति का कौन जिम्मेदार है ये आपको बताना पड़ेगा। जब देश भर में आप पूछ रहे कहाँ है राहुल गांधी जी, वही राहुल गांधी जी है जिन्होंने सबसे पहले इस देश को आगाह किया था कि कोरोना महामारी आज पूरे देश भर में आने वाली है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वही राहुल गांधी जी है जिनने सबसे पहले आपको आगाह किया था, तब आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश भर में लाशों का ढेर लगा हुआ है। उन लाशों के ढेर पे बैठ के आप जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि आज पूरे देश भर में जिस तरीके का माहौल है, आज आपके कार्यकर्ता सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं? जो चुनाव में उतर के आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत साहस का काम किया आपने और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से लड़ाई लड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी। आज आपके कार्यकर्ता कहाँ है जब आज देश की आम जनता को आवश्यकता है कोरोना महामारी में? क्यों नहीं आपके कार्यकर्ता उतर के अपना रक्तदान करते हैं, प्लाज्मा का दान करते हैं, जनता के लिए रोटी की व्यवस्था करते हैं? आपके कार्यकर्ता और आपकी पार्टी सिर्फ सरकार बनाने में विश्वास रखती है। आज आप सत्ता के लालच में ये भी भूल जाते हैं कि चुनाव, इन परिस्थितियों में चुनाव कराना कितना कठिन था, कितना मुश्किल था, और उसके दूरगामी परिणाम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना था, भले ही उसके लिए लाखों की संख्या में पूरे देश भर की जनता ने आज प्राण त्याग दिया। आज पूरे देश भर में जो माहौल है, इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ निश्चित ही सिर्फ और सिर्फ भाजपा। सुंदरानी जी, देखिए, जहां तक कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो आज पूरा देश में अगर मोदी जी की सरकार की व्यवस्था अगर देखें, 1 साल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए गए। बेरोजगारी की बात कर रहे थे मेरे मित्र विवेक जी, बेरोजगारी के मामले में जिस प्रकार से मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए लोन देकर नौजवानों को रोजगार से लगाने का काम किया। करीब 18 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगार देने की बात की। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नौकरियों से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा स्वयं के उस पे। एक नौजवान अगर मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन लेकर अपना काम करता है तो 4 नौजवानों को रोजगार देने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आज देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सुंदरानी जी थोड़ी देर के लिए रोकूंगे आपको, क्योंकि ये जो जश्न की तस्वीरें हैं ना, वो भी अब आने लगी, दर्शकों को हम दिखाएं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, कोलकाता से शायद ये तस्वीरें हैं। तो खेला होबे के नारे के साथ साथ ये जीत का जश्न मनाते हुए, हालांकि रुझान के आधार पर ही ये जश्न की तस्वीरें हैं, होली के रंगों में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जीत के जश्न की तस्वीरें हैं, जब या तो चुनाव प्रचार हो, चुनाव हो, जीत हो, उस समय पर कोरोना जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता। और वैसे ही जश्न की तस्वीरें हैं जहाँ पर कोरोना गाइडलाइन नहीं दिख रही है, खेला होबे के गाने के साथ जश्न मनाया जा रहा है। सुंदरानी जी बोल सकते हैं आप। बात करें तो 3 सीटें हमारे पास थी, आज हम 100 के आसपास पहुंच रहे हैं।
तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी छलांग बंगाल में लगाई है। जिस आतंक के माहौल में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमारे वो देवतुल्य कार्यकर्ता जिनको हम सलाम करते हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया। वहां पे सरकार टीएमसी की थी। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और पूरा प्रशासन टीएमसी के पक्ष में लगा हुआ था, उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 से 100 तक के आंकड़े तक पहुंचने का काम किया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत बंगाल में हुई है। अगर हम असम की बात करें, अगर हमने विकास नहीं किया होता तो दूसरी बार रिपीट नहीं होते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यहाँ पे कोरोना महामारी को छोड़ के वहां पे असम में लगे रहे, वहां पे हार जाना बुरी तरह कांग्रेस का, कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी हार मानी जाएगी। और भाई हमारे विवेक जी लाशों की बात कर रहे थे, एक बार छत्तीसगढ़ आके देख ले, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, किस प्रकार लाशों का ढेर लगा हुआ है। शमशानों में जगह नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। तो ये लाशों के ढेर की बात जो मोदी जी पे थोपना चाहते हैं, आके छत्तीसगढ़ में देख ले कांग्रेस की सरकार ने क्या दुर्गति कर रखी है छत्तीसगढ़ की। विवेक जी, कोरोना जैसे मुद्दे और लाशों की ढेर की बातें, मुझे लगता है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ना तो किसी भी पार्टी को बयानबाजी करनी चाहिए और ना ही लाशें गिनने का काम करना चाहिए, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो। ये जनता वही है जो सफर कर रही है, जो आप लोगों को जीता के सत्ता में बैठाती है। विवेक जी, निश्चित ही आज कोरोना महामारी के बीच में हम सभी को एकजुट होकर संगठित होकर इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है। मुझे माफी के साथ कहना पड़ेगा कि जब मैंने ये बात का जिक्र किया था तो उसके लिए मुझे मजबूरन इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ा कि आज से 1 साल पहले जब मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन भाजपा एक षड्यंत्र पूर्वक कर रही थी, तब कोरोना हमारे प्रदेश के चौखट पे खड़ा था। तब हमें संगठित होकर एक साथ कोरोना से लड़ने की आवश्यकता थी, ना कि सरकार को सत्ता हासिल करने की लड़ाई लड़नी थी। तब भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए जो लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से लॉकडाउन में देरी की गई और जिसकी वजह से कोरोना महामारी बहुत ही विकराल रूप अपना ले चुकी है। मैं बार बार कोरोना का जिक्र इसलिए करता हूँ कि कोई भी महामारी मार्च 2020 से आपको चेतावनी दे रही है और आज 1 साल पूरा होने के बावजूद भी आपकी कोई भी तैयारी नहीं है। मैं बात करता हूँ बार बार मध्य प्रदेश की जनता को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अरबों रुपए का कर्जा कोरोना के नाम से लिया गया मध्य प्रदेश की जनता के लिए, परंतु सीधे रूप से आज मैं जब देखता हूँ चारों तरफ की जो परिस्थितियां बन चुकी है, आज यहाँ पे अपने परिजनों को एक अस्पताल में बिस्तर तक उपलब्ध कराने के लिए कई आम जनता को परेशान होना पड़ता है, तो पीड़ा होती है। जब वो कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की, कालाबाजारी क्यों हो रही है, उससे जिम्मेदार कौन है, उस पर भी हमें जाना चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज जब हम जनता की परेशानी देखते हैं कि किस तरीके से लोग अपने परिजनों को खोते जा रहे हैं, तो पीड़ा होती है। इसलिए इस पीड़ा का मैंने यहाँ पे जिक्र किया। मैंने एक और बात का यहाँ पे जिक्र किया था बेरोजगारी के मुद्दे पे, जब अमित शाह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जाके कहते हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे जाके कहते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो हमें घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो ये पूरा झूठ होता है। देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कहा कि आप पश्चिम बंगाल में हर एक घर में सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, क्या आपने गुजरात में दे दिया है? जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे आपने दे दिया, तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता है। मेरे आदरणीय सम्मानीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय मुझे मुद्रा लोन के बारे में यहाँ पे बता रहे थे। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुद्रा लोन कोई रोजगार नहीं होता। मुद्रा लोन मतलब एक तरीके का ऋण। सरकार अगर किसी युवा को ऋण देती है, दावा करती है कि हमने अपनी तरफ से उसको रोजगार दे दिया, तो ये पूर्णतः गलत है। आपने सिर्फ उसको पैसे दिए, उधार दिए, उधार रोजगार देना नहीं होता। मुद्रा लोन के कितने मामले पूरे मध्य प्रदेश में आज पेंडिंग है। शिवराज जी की यहाँ पे सरकार है। विवेक जी, जब जनादेश आता है, चुनाव के जब नतीजे आते हैं तो मुद्दों पर चर्चा होती ही है, क्योंकि आज जो कोरोना से तकलीफ झेल रही है ये वही जनता है जिसके आधार पर लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यही चुनकर तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं को सत्ता में बैठाती है और उम्मीद करती है कि जब उन्हें कोई तकलीफ हो तो यही सरकार उनके लिए काम करे। तो 5 राज्यों का जनादेश आ रहा है और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। तो ये रंगे पुते चेहरे आप देखिए, जश्न के ये चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर जिसके चुनाव पर सभी की नजर थी कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन करके बीजेपी यहाँ पर सत्ता में काबिज होती है या
टीएमसी वापस आती है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि दीदी गई, 2 मई आई दीदी गई, ऐसा दिख नहीं रहा है रुझानों में। जैसे कि ये तस्वीरें हैं, हालांकि बीजेपी ने 3 से बढ़ाकर आंकड़ा अभी तक रुझानों में 82 तक पहुंच चुकी है। असम में भी बड़ी संख्या में आगे चल रही है रुझानों में। आपका जीतता ही दिखाई दे रहा है। तो ढोल नगाड़े नारों के साथ जश्न की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के। तो खेला होबे नारा इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी चर्चित रहा। खेला होबे नारा जिसने दिया, उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने भी खेला होबे को लेकर कई तरीके की बातें अपने चुनावी संबोधनों में की। तो ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए टीएमसी के ये कार्यकर्ता। तो जश्न की ये तस्वीरें हैं क्योंकि ये जश्न बता रहा है कि इस बार जनता ने जिसे जनादेश दिया है, आने वाले 5 सालों तक वो सत्ता में काबिज होगी, राज्य की जनता के लिए विकास करेगी। तो बीजेपी ने पूरी कोशिश लगाई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, चाहे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हों, बीजेपी ने पूरी कोशिश यहाँ पर अपने राजनीतिक दखल के लिए की। हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी यहाँ पर, जैसा कि जितने भी बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है, उनका यही कहना है कि बीजेपी 3 से बढ़कर अगर 100 तक पहुँचती है तो ये उनके लिए बड़ी बात है और पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। हालांकि अभी ये रुझान है, रुझानों में टीएमसी बहुमत के साथ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज होती। तो बंगाल का खेला बहुत ज्यादा बदला नहीं। समझा ये जा रहा था कि इस बार शायद बंगाल में कुछ खेल होगा और टीएमसी हटकर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी, और जिस तरीके से माहौल बीजेपी ने बनाया उससे यही लगा कि शायद इस बार यहाँ की तस्वीर, राजनीतिक जो तस्वीर है वो उलट सकती है, लेकिन रुझान ऐसा दिखा नहीं रहे। असम में भी बीजेपी बहुत अच्छा करते हुए आगे है बहुमत से। तो खेला होबे के साथ जश्न की ये तस्वीरें टीएमसी के कार्यकर्ता। तो बंगाल चुनाव में बड़े बड़े मुद्दे इस बार प्रचार में देखने को मिले, संबोधनों में देखने को मिले, चाहे जय श्री राम के नारे की बात हो। जय श्री राम के नारे को लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया और ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। मुस्लिम वोटर्स भी बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए रहते हैं। किसान कृषि कानूनों में छिड़े संग्राम के बाद बंगाल चुनाव में किसान भी एक बड़ा मुद्दा रहा। तो विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, रवि भोई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, पार्टी के हिसाब से तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि बीजेपी इन आंकड़ों को किस तरीके से देख रही है, कांग्रेस का इसके बारे में क्या कहना है, लेकिन चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर पश्चिम बंगाल चुनाव पर ही हम फोकस करके देखें तो बीजेपी अगर 3 से 83 रुझानों पर पहुंच रही है तो बीजेपी ने अपने लिए जमीन तो तलाशी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, यहाँ पर गुंडागर्दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की, लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, उसका भी ये नतीजा जो है वो टीएमसी के फेवर में जाता दिख रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस है ही नहीं। वाम मोर्चा और कांग्रेस ने हथियार डाल लिया था और बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मकसद अभी था कि वो अपनी सेकंड पोजीशन में आना
वो ये प्रचार करती रही कि हम ममता से पीछे की सरकार बनाएंगे, ममता नहीं आएगी, लेकिन उनका मकसद पूरा हो गया। और जिस तरह से बंगाल चुनाव में पूरी देश की प्रतिष्ठा मोदी के विरोध में लगा हुआ था और किसानों ने भी, किसान जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों ने भी किया और कई बड़े मुद्दे उठाए, फिर कहीं न कहीं ये लगता है कि सहानुभूति का वोट ममता बनर्जी को मिला। इस वजह से टीएमसी वहां फायदे में दिखाई पड़ रही है। दोनों दलों में झगड़े रहे, बीजेपी भी कल आरोप लगाती रही और टीएमसी भी लगाती, लेकिन कांग्रेसियों का वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए कांग्रेस का ये कहना गलत है कि वहां पे टीएमसी वालों ने वोट नहीं देने दिया। तो इस बार तो सीधा मुकाबला बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की दिख रही थी और वही लड़ाई थी आखिरकार। रवि जी, बीजेपी ने ये कहा कि वहां पर वोटर्स को टीएमसी ने वोट नहीं दिया, गांव के गांव लोगों को, जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां के लोगों को आने नहीं दिया, इसलिए टीएमसी जीत रही है, नहीं तो बीजेपी बहुमत में आती। देखिए, वहां पे सेंट्रल फोर्सेस, ये आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल फोर्सेस तैनाती की और ये हमेशा से ममता बनर्जी विरोध करती रही कि सेंट्रल फोर्सेस, केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस तैनात करके चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8 चरणों में वहां मतदान हुआ, बहुत ही इतने बड़े ऐसा नहीं था कि 8 चरणों में चुनाव होने। तो रणनीति पूरी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन जो निगेटिविटी का प्रभाव देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में। दूसरी बात, जो आप बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल का मानूस है वो एक अलग तरह की है। वो ये भी मुद्दा हो गया कि गुजरात वर्सेस बंगाल का मुद्दा चला गया वहां पे, फिर बंगाल वर्सेस बिहार का मुद्दा चलेगा। तो कई फैक्टर हुए और उसमें टीएमसी का लगता है कि जो वोट रहा वो एकजुट रहा, चाहे मुसलमानों ने दिया या बंगाली ब्राह्मणों ने दिया या अदर कास्ट ने दिया, वो उनका वोट एकजुट रहा। पर ऐसा भारतीय जनता नहीं खींच पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन वहां स्थापित कर ली है और वहां से कांग्रेस और वाम मोर्चा का सफाया हो गया और भाजपा अपने रणनीति में तो वहां कामयाब रही है। कांग्रेस ने ये भी कहा, रवि जी आपसे, चूंकि मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका ये कहना है कि धर्म और जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर, लोगों को बरगला कर बीजेपी हमेशा से लोगों का वोट अपनी तरफ करती है, विकास का मुद्दा नहीं होता। देखिए, ये तो आरोप कांग्रेस लगाती रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने भी असम में मुस्लिम पार्टियों से समझौता किया और दूसरे राज्यों में भी करती रही है और ये हमेशा से आरोप लगता रहा कांग्रेस पर कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। तो जो पार्टी पीछे जाती है वो इस तरह के तो आरोप लगाती है। विकास भी मुद्दा रहा, धर्म और रहा, राम से जय श्री राम के नारे लगे, तो ये तो आरोप लगते रहेंगे और लगे भी। तो सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो मुद्दा है, मंदिर का मुद्दा, जय श्री राम, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और कांग्रेस जो कह रही है वो तो अपनी स्ट्रेटेजी के तहत कर रही है और उसकी जमीन बंगाल से खिसक गई है। बिल्कुल। सुंदरानी जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुंदरानी जी, आपने सुना रवि जी को, क्या कहेंगे आप कि ममता बनर्जी का जिस तरीके का प्रभाव था वहां पर, उसे बहुत ज्यादा हिलाया नहीं जा सका? नहीं, देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा रवि जी के साथ थोड़ा सा विरोधाभास है। कहीं न कहीं मैं बंगाल में जो ध्रुवीकरण मतदाताओं का हुआ है, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी विचारधारा के जो मत हैं वो जो शिफ्ट हुए टीएमसी अपना आधार खो चुकी है। ममता बनर्जी स्वयं पीछे हैं अभी और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों से लंबी छलांग लगाई है। कहीं न कहीं बंगाल में हमारा आधार मजबूत हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तो अपना स्थान बनाई, वहीं पौंडीचेरी में जहां पे कांग्रेस की सरकार थी 5 साल से, एक सरकार उनको खोने का ये आया है। तमिलनाडु में निश्चित रूप से एनडीएमके के विरोध में एक हवा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया तो आज बहुत बेहतर स्थिति में वहां पे एनडीएमके का प्रदर्शन दिख रहा है। वहीं हम असम की बात करें, अगर कांग्रेसी मित्र भाई विवेक जी कह रहे हैं
कि हमने विकास का हमारा एजेंडा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर विकास हमारा मुद्दा नहीं होता तो हम असम में दूसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं होते। और धर्म की बात अगर ये करते हैं तो ये भी तो दूसरे धर्म के लोगों को हमारे खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ जिस प्रकार से वर्गलाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से राजनीति में इस प्रकार के आरोप तभी लगते हैं जब कोई पराजित होता है। तो ऐसा लग रहा है पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है, एक एक राज्य खिसकते जा रहा है। अभी विवेक जी कह रहे थे 1-2 राज्य जीतने से कुछ नहीं होता। 18 राज्यों में हमारी पहले से सरकार है और 19वां राज्य पौंडीचेरी हमारे खाते में आ रहा है। तो 19 राज्यों में हमारी अगर सरकार है तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष के 2/3 क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ है। और बंगाल जहां पर हम बिल्कुल जीरो की स्थिति में थे, 3 सीटें हमारे पास विधानसभा में थी, आज अगर हम 100 के आसपास पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए बड़ा जनाधार है। विवेक जी, आपसे यही सवाल बनता है जो सवाल उठाया सुंदरानी जी ने कि आखिर एक जगह की जनता हो, 2 जगह की जनता हो, अगर अलग अलग राज्यों में बार बार बीजेपी के पास ही जनाधार बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं, सीटें बढ़ रही हैं। चलिए मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जीत नहीं दर्ज करती है, लेकिन आप सीटों को तो नकार नहीं सकते हैं। तो फिर कांग्रेस ऐसे में क्यों पीछे है? यह सारी रणनीति, जैसा कि आपने कहा कि सारी राजनीति रणनीति जब समझ रही है कांग्रेस, तो क्यों नहीं वो उस आधार पर अपने आप को आगे ला पा रही है? पीछे तो है। देखिए, निश्चित ही जो रुझान अभी निकलकर सामने आ रहे हैं ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक विषय है और उससे हमें समीक्षा करके सुधार करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में भी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो निश्चित ये एक उदाहरण भी है कि भाजपा कितना भी धन का, अपने धर्म का, जाति का और प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव भी लड़ती है। तो निश्चित ही अगर आपकी जमीन मजबूत होती है तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं और भाजपा को करारा जवाब भी दे सकते हैं। ये एक उदाहरण है हमारे लिए। हम जिस तरीके से पूरे देश भर में जिन राज्यों में हमारी सरकार है, हम उनको एक मॉड्यूल की तरह से काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं कि जो हमने वचन दिए चुनाव से पहले हम उनको कैसे पूरा करें। तो निश्चित ही हमें सुधार करने की आवश्यकता है। संगठन में हम आंतरिक कई सुधार कर रहे हैं, कई मूल तो कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, जिसको लेके हम तैयारी कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में हमारी बातों को बहुत आसानी से कैसे पहुंचा सके। चुनाव में किन मुद्दों पे हम जाते हैं और मुद्दों में से हम कितने वादे अपने पूरे कर पाते हैं, इन सभी विषयों पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है और बस तो सुधार कर रहे हैं। आज के जो परिणाम है ये हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं है, मैं ईमानदारी से इस बातों को स्वीकारूंगा और ये परिणाम हमारे लिए समीक्षा के रूप में हम संगठनात्मक इसमें परिवर्तन करेंगे। हमारी रणनीति में क्या क्या बदलाव करने चाहिए उन बदलावों को हम करेंगे और जो बदलाव हमने किए जिसके हमें लगता है परिणाम बेहतर हुए उनको हम और अन्य राज्यों में कैसे अडॉप्ट करेंगे, उस पूरी चीजों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। निश्चित ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी लोगों को जोड़ने की रही है। हमने इस तरीके से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ रही है। भाजपा आज आप कह रहे हैं कि 18 राज्यों में है और राज्यों में बढ़ने वाली है। उन राज्यों में आप चुनाव से पहले जितने भी वादे किए थे आपको भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि उन वादों में से आप कितने वादे पूरा कर पाए। आज जब देश भर में भाजपा की एक मजबूत सरकार केंद्र में स्थापित है तो वो किस तरीके से सीधे तरीके से लाभ पहुंचा पाती है, किस किस वर्ग को वो लाभ। विवेक जी, वादा पूरा करने की बात, देखिए चुनाव में घोषणा पत्र में वादे तो सभी पार्टियां करती हैं। अब ये बात और है कि जीतने के बाद वादे कितने पूरे हुए ये नहीं हुए, ये तो अगले चुनाव का मैटर हो जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात तो यही है, रवि जी मैं यही चर्चा कर रही थी कि घोषणा पत्र में वादे तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, दूसरे चुनाव की बात करें, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अपना जो विश्वास है, उनके अपने जो उम्मीदवार हैं, उनका अपना जो जनाधार है, वो कहीं ना कहीं भारी तो पड़ता है। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से तमिलनाडु की बात करें या बंगाल की बात करें तो इन राज्यों में क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय प्रत्याशी का अपना प्रभाव है। और फिर ममता इस चुनाव में यदि आती है और अच्छे सरकार फिर से बनाती है, चौथी बार सरकार बनाती, निश्चित तौर से एक राष्ट्रीय लीडरशिप की जो मांग उठ रही है वो पूरा करने की कोशिश होगी। कांग्रेस की बात जहां तक संगठन में बदलाव या संगठन को मजबूत करने की, वो जल्दी ही करना पड़ेगा। अभी तक जिस तरह से पिछले 1 साल से कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे कांग्रेस चल रहा है, ये जो लिंगर ऑन प्रोसीजर है कांग्रेस में, उसको छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस निश्चित तौर से उसकी आइडियोलॉजी जोड़ने की है, लेकिन वो
जनता तक पहुंचाए कौन, लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कौन करे, इस पर कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, जमीनी पार्टी है, कई साल तक यहाँ सत्ता की है और उसके जनाधार हैं आज भी, तो उनको जिंदा करने की जरूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस खसकती जा रही है वो बड़ी चिंता की बात है, उसमें तत्काल विचार विमर्श करना चाहिए, जल्दी से जल्दी नेतृत्व में स्थायित्व देना चाहिए और एक मजबूत लीडरशिप देना चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा हो और जनता भी सोचे कि हाँ कांग्रेस का लीडरशिप है, देश के लिए कुछ कर सकता है, तब तो बात बनेगी। नहीं तो इस तरह की ढिलमुल की नीति से कांग्रेस का और भी गर्त पे जाना दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और रीजनल पार्टियां चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे फिर उसमें हो, केरल में हो और बंगाल में, ये मजबूत होती रहेंगी। बिल्कुल। और रवि जी, अगर आप देखें, अगर जीत को देखें, नतीजों को देखें, नतीजे होने के बाद ये बात और है कि आप कह दें कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया या ईवीएम खराब थी, ये एक अलग मैटर होता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को भी अब देखने की जरूरत होगी या बीजेपी को भी देखने की होगी कि जीत किस कारण से हो रही है। क्या ये हमारी खूबी की वजह से हो रही है या विपक्ष जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, इसकी वजह से भी जो जनाधार है वो हमारी तरफ आता जा रहा है। समीक्षा में मुझे लगता है इन चीजों पर भी फोकस करना होगा, नहीं तो जो क्षेत्रीय दल है वो हमेशा से हावी हो जाएगा। देखिए, बंगाल की जहां तक बात करें, बंगाल में वाम मोर्चा और कांग्रेस जनता के से दूर हो गए हैं और उनका वोट कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ गया है। बंगाल के लोगों को लग रहा है कि अब भाजपा एक बड़ा विकल्प है और इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें तक मिलने जा रही है और भाजपा का ये मकसद ही था, भले वो कुछ कहें, उनका तो यही था कि हम अपनी जमीन मजबूत करें। अभी सरकार नहीं बनाएंगे, आने वाले 5 साल में सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर से भाजपा के लिए वहां गेन है, 3 से 100 तक पहुंचना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सरकार न बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जैसे इलाके में कब्जा, अपना उपस्थिति दर्ज की, ये बड़ी काबिले तारीफ है और भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष मजबूत के साथ साथ अगर रवि जी, जैसा कि आप पत्रकार हैं वरिष्ठ, विपक्ष भी अगर मजबूत होता है और सामने वाले की संख्या अगर बहुत ज्यादा होती है तो कितना भी हो असर तो पड़ता है उस राज्य में। तमाम योजनाओं को लागू करने की बातें हों या किसी नए कानून को बनाने की बात हो, फर्क तो पड़ता है। जी रवि जी, हाँ, निश्चित तौर से जब विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर सरकार अपने मनमर्जी से करेगी। ऐसे में यदि विपक्ष वहां मजबूत है तो कहीं न कहीं यदि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी हावी होगी और कई फैसले अपने हिसाब से कराने की कोशिश करेगी और एक दबाव बना रहेगा। ऐसा ये नहीं होगा कि ममता बनर्जी अपने हिसाब से कर ले, और आने वाले जो इलेक्शन होंगे 5 साल, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी ममता के लिए। तो ये ध्यान में रखना होगा टीएमसी को कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से बढ़ी है उसका मुकाबला कैसे करें, और विपक्ष के सशक्त होने से कई नीतियां, क्रियान्वयन, योजनाओं पे जो गड़बड़ी की उम्मीद कम होती है और एक दबाव सरकार पर बनाए कि जनहित के ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। रवि जी, अगर बीजेपी को देखें और किसी भी राज्य में जब चुनाव हो उसकी तैयारी को लेकर बाकायदा रणनीति बनाई जाती है, बूथ लेवल से लेकर किस तरीके का प्रचार होगा, कौन स्टार प्रचारक होगा, कौन से मुद्दे होंगे, हमें लगता है कि पूरा सिस्टमेटिक रणनीति के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती है। और आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। तमाम दिग्गज, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने खुद से जाकर प्रचार किया। तो ऐसे में जनता को ये लगता है कि जब केंद्र वहां से सक्रिय प्रचार कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये जो नंबर बढ़ा है रुझान का या सीट का, ये उसका भी असर होता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे। मैं कैलाश विजयवर्गीय को इसीलिए प्रभारी महासचिव बनाया गया था और शिव प्रसाद जो संगठन मंत्री हैं उनको लगाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी में बूथ नहीं, पन्ना प्रभारी तक होते हैं, जो बूथ दो वोटर लिस्ट होता है उसके एक पन्ने के इंचार्ज होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तो चुनावी रणनीति काफी माइक्रो लेवल पे होती है और कई साल पहले होता है, कई सर्वे के बाद होता है किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। वो पूरे एक रणनीति के साथ काम करते हैं, उसी के कारण उनको सफलता भी मिलती है। जी,
विवेक जी, विस्तार से मैंने रवि जी से इसीलिए चर्चा की क्योंकि पार्टी के हिसाब से चर्चा करें तो आरोप प्रत्यारोप एक अलग, लेकिन तटस्थ एक चीज जो पत्रकार देखते हैं उसको जानना जरूरी है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही थी, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, चाहे केरल की बात करें, कांग्रेस क्या जमीनी स्तर पर या एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई? क्या रणनीति या अपनी खूबियों को या दूसरों की खामियों को नहीं पहुंचा पाई जनता तक? नहीं, देखिए, निश्चित ही हमारी तैयारी जमीनी रूप से थी और हमने ब्लॉक स्तर पे जाके हर एक कार्यकर्ता तक, हर एक परिवार तक अपनी बात और अपना सोच को पहुंचाने का काम हमने किया। हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है जो जमीनी रूप से काम करता है। निश्चित ही कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है जिसमें हमें समीक्षा करके सुधार करने की आवश्यकता है। आज जो पांडिचेरी के रुझान ये दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इन रुझानों को देखते हुए हमें हमारे संगठनात्मक सुधार करने के लिए भी हम तैयार हैं और निश्चित ही हम समझते हैं कि कांग्रेस ने जो अपनी विचारधारा है, जो हमारी रीति नीति है, जो हम करना चाहते हैं जनता के लिए, वो हमारी बात मैं समझता हूँ सार्थक रूप से हम जनता तक अगर नहीं पहुंचा पाए तो आगे हम उनको कैसे पहुंचा पाएंगे, इसको लेकर हम संगठन में सुधार करने जा रहे हैं। और संगठन, हमारा संगठन पूरे देश भर में एक बहुत मजबूत संगठन है, परंतु जनता और हमारे बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, इस पर भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार करेंगे। आज के परिणाम हमारे लिए चेतावनी के रूप में है। हम इसको सुधार करने के लिए हम चाहते हैं किस तरीके से हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई आज जो परिणाम आ रहा है उसमें हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते। हम जनता की आवाज उठाते आए हैं, हम सत्ता में रहे चाहे हम ना रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। जनता के लिए हम जनता के जो सुधार होने चाहिए उन सभी विषयों पर हम काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं। हम सत्ता में होते हैं तो भी काम करते हैं, हम विपक्ष में होते हैं तो भी काम करते हैं। हम जनता की आवाज को निश्चित ही उठाते रहते हैं। विवेक जी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, देश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और जनाधार कांग्रेस का रहा। इतने सालों, 50 सालों सत्ता में आप लोग काबिज रहे। आपको लगता है कि जब से बीजेपी आई है ऐसी क्या वजह हुई है कि कांग्रेस से जनता दूर हो रही है? आपको नहीं लगता एक एक करके राज्य, जैसा कि सुंदरानी जी ने कहा कि 18 के बाद अब 1900 होता जा रहा है, बहुत दूर नहीं है कि वाकई में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसके पहले आप लोगों को कुछ अलर्ट होना होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है। निश्चित ही एक बहुत दिनों तक एक चीज अगर आप सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव के प्रति आपका रुझान बढ़ता है, बदलाव के प्रति आपका झुकाव बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी का एक समृद्ध इतिहास रहा है। हमारे द्वारा एक लंबे समय तक देश में सुधार की राजनीति की गई है। हमने देश में कई ऐसे विकास कार्य किए हैं। निरंतर मैं समझता हूँ कि एक लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन पूरे देश भर में तैयार किया, पर आंतरिक कुछ वजहों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि हमारा आंतरिक कुछ मनमुटाव ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हमने कुछ राज्यों में सत्ता को गंवाया। चलिए, उन सब चीजों को दूर करना होगा समय रहते। विवेक जी, बहुत ज्यादा जनादेश न बिगड़े, इस तरफ ध्यान देना होगा। सुंदरानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में, क्योंकि आपने रवि जी को भी सुना और विवेक जी को भी सुना। देखिए ज्योति जी, मैं अभी विवेक जी को सुन रहा था, वो संगठन मजबूती की बात कर रहे थे। यहाँ तो एक पार्टी का शासन है, कोई कार्यकर्ताओं की कोई तवज्जो नहीं है। शीर्ष स्तर के 20 नेता एक साथ बयान देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो अंदर रहकर पीड़ा महसूस करते हैं। कब वो दौर आ जाएगा कि वो सारे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके होंगे? ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पे खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। क्या इनके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संभाल के रखना ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? मध्य प्रदेश में सरकार को बहुमत दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता की अवहेलना की, जिसके कारण आज वहां पे सत्ता को खोना पड़ा। ये आरोप भले लगाते भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदती है, कहीं न कहीं अपने विधायकों का भी अपमान करते हैं कि क्या इनके विधायक बिकाऊ है। चलिए, आरोप चाहे जो भी लगाए सुंदरानी जी, आरोप चाहे जो भी लगाए कांग्रेस, लेकिन जब नतीजे आते हैं, जनादेश आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप साफ हो जाती है कि आखिर जनादेश, जनाधार बीजेपी की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ये समीक्षा का विषय कांग्रेस का भी है। चर्चा लगातार करते रहेंगे क्योंकि 5 राज्यों के जो जनादेश हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।